जी कैसे हैं आप सब लोग बेटा? हेलो। अयाशी चल रही है नींद से उठे हो? कोई भी नहीं बोल रहा। लो इस्लाम, आपकी समझ नहीं आई क्या बोले? मैम आपने वो पेपर का कहा था कि पेपर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मिड वाला। मिड का पेपर डिस्कस करना है? जी मैम। पहले थोड़ा सा पढ़ लो फिर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? जी ठीक है मैम। हम्म। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस चैप्टर। और इसमें हमने ऑलरेडी जो डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं, मतलब इसके बारे में हमारे नो हाउ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जिनमें हम उसकी टाइप्स पढ़ी हैं डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। प्लांट के हवाले से हम बात करें तो उसकी डेफिनेशन से आप लोग पहले से फेमिलियर हैं। आज हम उसकी डिटेल देखेंगे कि ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ हैं ये कौन कौन से हैं, स्पेशली शूट और रूट के। और उसके उसके बाद उनमें क्या चेंजेस आती है, कौन से जीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में, जो कि इनके जिनके एक्सप्रेशन से इनकी जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल होती है। और द मेन फोकस हमारा इसी पे ही होगा कि कौन सा रीजन है विच इज़ मेरिस्टेमेटिक इन नेचर इन शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम। उनसे कौन से सेल्स डिराइव्ड हो रहे हैं, उनका पैटर्न क्या है, और उनके ऊपर जीन्स जो है, जीन का जो एक्सप्रेशन है वो कौन सी जीन्स है जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, और कौन सी चीज़ें जेनेटिक लेवल पे इसको कंट्रोल कर रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि स्क्रीन आपके साथ शेयर हो चुकी होगी मेरी। जी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनको हम फाउंडेशंस फॉर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ भी बोलते हैं, यानी काम इनका ये फाउंडेशन के तौर पे काम करते हैं फॉर द इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ऑफ द प्लांट। The development of the plant shows remarkable degree in plasticity, and this plasticity is because of these meristematic tissue, जिनकी वजह से प्लांट में ये जो आप कह लें कि जो elasticity है कि वो चेंज हो जाते हैं into any form that can be। मेरिस्टम्स जो है उनको ब्रॉडली अगर आप डिफाइन करें तो ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट रिटेन द एबिलिटी टू प्रोलिफरेट एंड हुज अल्टीमेट फेट इज नॉट रिजिडली डिटरमिन्ड। सख्ती के साथ आप उसको लिमिटेड नहीं कर सकते कि ये ही इसकी जो है वो अल्टीमेट फेट होगी, बट इज सब्जेक्टेड टू मॉडिफिकेशन बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड दस इनेबलिंग द प्लांट टू बेस्ट एक्सप्लॉयट द प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। जिस तरह की एनवायरनमेंट होगी उसी के अंदर रहते हुए जो बेस्ट आप कह लें कि सूटेबल बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी उसके मुताबिक जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं ये अपने आप को ढाल लेंगे, या इनसे जनरेट होने वाले जो डेरिवेटिव्स हैं वो अपनी फेट को उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। पहले भी हम बहुत दफ़ा बात कर चुकी हैं, तो पोजीशन के हिसाब से वी हैव शूट एपिकल, रूट एपिकल मेरिस्टम्स, जिनको हम रैम एंड सैम कहेंगे। तो आने वाले जो स्लाइड्स हैं उनमें आप रैम रूट एपिकल मेरिस्टम, सैम शूट एपिकल मेरिस्टम, जगह जगह पे यही यूज़ होगा बजाय शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टम के। दैन इंटरकैलरी है जो कि जिसमें वास्कुलर कैम्बियम आ जाती है, जो कि फ्लैंक करती है बिटवीन द डिफरेंशिएटेड टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। और उसके बाद मार्जिनल मेरिस्टम्स हैं जो कि सेम मैनर में फंक्शन करती हैं लेकिन एट द एजेस ऑफ द डेवलपिंग ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनको हम मेरिस्टेमॉइड्स के नाम से जानते हैं, और मेरिस्टेमॉइड्स जो हैं ये देते हैं हमें ट्राइकोम्स और स्ट्रोमेटा। अगर आप उसको ज़्यादा डिटेल देखती हैं तो वेब से 17.2 जो है कि किस तरीके से प्लांट मेरिस्टम्स जो हैं इनकी हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है उसके लिए आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टम्स का कहा जाता है कि ये सेम स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं फॉर द इंटरटर्मिनेंट ग्रोथ। ऑल्दो आप देखते हैं कि शूट शूट का जो स्ट्रक्चर है वो रूट से बिल्कुल डिफरेंट है, उनका पैटर्न भी उस हिसाब से डिफरेंट ही होना चाहिए, लेकिन सम हाउ देर आर सम सिमिलर, यू कैन से द फेट, द सिमिलर डायरेक्शंस
कि जिनको फॉलो करते हुए जो है उनका जो पैटर्न किसी न किसी हद तक हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ऑल दो कि शूट का बिल्कुल बिहेवियर जो है वो चेंज है, उसको जो है अबव द ग्राउंड जो है वो ग्रो करना है, जो रूट है उसको बिलो द ग्राउंड ग्रो करना है। दोनों की रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट हैं, दोनों की डायरेक्शंस भी डिफरेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद देयर आर सम सिमिलैरिटीज जो कि हम दोनों को कंपेयर करते हुए जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। दोनों के अंदर ही रहते हुए वो सेल्स जो कि अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को रिटेन रखते हैं, मतलब जब एक सेल डिवाइड होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, एक सेल डिवाइड होता है तो जाहिर है कि वो जो है वो माइटोटिक डिवीजन से जो है वो डिवीजन होती है। तो माइटोटिक डिवीजन के बाद एक सेल जो है वो अपनी माइटोटिक एक्टिविटी को रिटेन करेगा। दोनों वैसे रिटेन करते हैं, लेकिन एक जो है वो पैसिव रहेगा और वो सर्व करेगा एज एन इनिशियल सेल, और जो दूसरा उसका जो डॉटर सेल होगा जो कि पहले इनिशियल सेल से जो है वो बना होगा, दूसरा डॉटर सेल जो है उसमें फिर रिपीटेडली जो है आप कहने के डिवीजन्स होंगे जो कि फर्दर फिर बाकी टिश्यूज को जो है वो सेल्स ऐड करने में काम आएगा। तो जो इनिशियल सेल है यानी कि एक से दो बने और दो में से एक अगेन इनिशियल सेल के तौर पे जो है वो अपने आप को रिटेन करवाएगा, तो उसकी डेफिनेशन आप क्या कह सकते हैं कि दीज आर द सेल्स जिनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय देयर स्लो रेट ऑफ डिवीजन एंड अनडिटरमिन्ड फेट। इनके फेट तो बिल्कुल भी डिटरमिन्ड नहीं, क्योंकि इन्हीं ने डिवाइड होकर ही फर्दर आप कह लें कि सेल्स देने, इनके डेरिवेटिव से ही फर्दर जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स बनेंगे, और जितने भी टिश्यूज इनसे अराइज होंगे वो तमाम सेल्स इन्हीं से बनेंगे। तो डिवीजन के बाद जो सेल अपनी फर्दर डिवीजन बहुत तेजी के साथ नहीं करता, स्लो रखता है। डिवीजन करने की उसमें एबिलिटी है, लेकिन उसमें रिपीटेडली डिवीजन आगे नहीं आएंगी, फौरन वो नहीं करता, रैपिडली नहीं करता। तो जो स्लो रहेगा रेट ऑफ डिवीजन में और जो अनडिटर्मिन फेट रखेगा उसको हम इनिशियल्स का नाम देंगे। ठीक है, इनिशियल्स को आप अदर वर्ड जो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं वो स्टेम सेल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी को इनिशियल्स में से ही फिर इस रिस्पेक्टिव में कि आया रैम और सैम में कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनको आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ द न्यू सेल्स के लिए वो एक बैलेंस जो है उनका वो बनाते हैं, और ऑन गोइंग जो रिक्रूटमेंट ऑफ द सेल्स है इनटू डिफरेंशिएटेड सेल्स टिश्यूज, उनके अंदर ये किस तरीके से एक न्यू सेल्स का बैलेंस कैसे मेंटेन रखते हैं कि नए सेल्स भी बनते रहें और इनिशियल्स भी अपनी जगह पे मेंटेन रहें। तो 3-4 आप कहने के पॉइंट्स हैं कि जिनकी बुनियाद पे हम देखना चाह रहे हैं कि आया ये 3-4 पॉइंट्स की बेसिस पे इन दोनों का बिहेवियर हम कंपेयर करेंगे। एक तो कोई पॉसिबल कॉमन एस्पेक्ट्स क्या हैं रैम और सैम के बिहेवियर के, और क्या उनको हम ट्रेस कर सकते हैं मैकेनिज्म्स में। देन हाउ, अगर वो मैकेनिज्म कोई एक है जिसको ये दोनों फॉलो करते हैं, तो वो मैकेनिज्म जो है वो रेगुलेट कैसे करते हैं मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूट एंड शूट, और किस तरीके से वो इनको इनेबल करते हैं कि वो ग्रोथ के रिस्पॉन्सेज को एक रेंज ऑफ एनवायरनमेंट में जो है वो दे सकें। Then the third point is that do the distinct pattern of the growth and organogenesis in the root and shoot impose spatial requirement to the RAM and SAM function? क्या वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जब ग्रोथ हो रही होती है तो उसके बाद क्या इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि तुम इस एनवायरनमेंट के लिए ही स्पेसिफिक हो, और अगर किसी और एनवायरनमेंट में वो ग्रो हो इसी तरीके से जैसे कि एक खास एनवायरनमेंट में है, तो क्या वो अच्छे से वहाँ पे भी फंक्शन कर सकेंगे या नहीं। इन्हीं चीज़ों को स्टडी करने के लिए वन बाय वन हम इसकी तरफ जाते हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हमारे पास रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम डेफिनेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, रैम्स हम इसको एब्रीविएट करेंगे। दीज आर द सेल्स प्रोड्यूस बाय द रैम डिवाइड, जब वो करता है डिफरेंशिएट करता है और इलोंगेट करता है, तो दे आर डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द टिप। आपको पता ही होगा कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो टिप के नज़दीक होती है, टिप के नज़दीक जो एरिया है वहाँ पे ये इसकी लोकेशन होती है। तो इसमें सेल्स जो हैं वो डिस्टल पोर्शन से या टिप से अवे जो है वो जाते हैं, जब मतलब जो मेच्योर सेल्स हैं वो डिस्टल पोर्शन से अवे जाएंगे, और जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो डिस्टल पोर्शन के पास रहेंगे। ठीक है, एंड मच लाइक देयर काउंटर पार्ट इन द शूट डू, लेकिन शूट में आप जानते हैं कि वो नीचे की तरफ मूव करते हैं, लेटरल मूव करते हैं, लेकिन जो रूट है उसमें वो डिस्टल पोर्शन से अवे मूव करते हैं। और जब अवे वो मूव कर जाते हैं उसके बाद हम जानते हैं कि जब रूट जैसे जैसे मेच्योर होती है तो उसके अंदर फिर लेटरल ग्रोथ भी हो सकती है, रूट में भी हो सकती है, जैसे कि लेटरल रूट्स का बनना, रूट हेयर्स का बनना। तो जब रूट की सेल्स काफ़ी सारे मेच्योर हो जाते हैं उसके बाद मेच्योरिटी के बाद उनमें से
लेटरल आउटग्रोथ्स एंड रूट हेयर्स जो हैं उनमें से अपीयर होना शुरू होते हैं. So this spatial separation which helps to prevent the damage to the lateral organs. अगर वो शुरू में ही ऐसे बना लें तो आपको तो पता है ना कि रूट ने तो पेनिट्रेट करना है सॉइल के अंदर, ठीक है, सॉइल के अंदर उसको पेनिट्रेट करना है. दैट इज वाई इसके ऊपर रूट की कैप भी होती है जो कि इसको डैमेज यानी कि उसके जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है या उसका जो डेलिकेट रीजन है जिससे डिवाइड होकर न्यू सेल्स देने हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए भी है. और दूसरा उसका एक मेन फायदा ये है कि जब वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर रही होती है रूट तो उसके जो इंटरनल टिश्यूज हैं वो डैमेज ना हो, ठीक है, क्योंकि रूट कैप की जो स्ट्रक्चर है फीचर्स हैं वो प्रोटेक्शन के लिहाज से होते हैं. तो वो इंटरनल टिश्यूज को डैमेज ना हो तो वो उस लिहाज से उसके ऊपर कवरिंग होती है. तो अगर लेटरल शूट्स और लेटरल रूट्स और रूट हेयर्स बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे ही, अभी मैंने आपको बताया ना कि मैच्योर जब हो जाती हैं सेल्स उसके बाद उसमें से बनना वो शुरू होते हैं, तो अगर वो इनिशियल स्टेजेस पे ही बनना शुरू हो जाए तो क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि पहले ही वो सफ़र कर रहा है पेनिट्रेशन के दौरान अब्रेसिव नेचर ऑफ द सॉइल को, और उसके इंटरेक्शन की वजह से जो है वो जब पेनिट्रेट कर रहा होता है तो वो एक मैकेनिकल इंजरी की तरफ उसका जो है वो प्रोन कर रहा होता है. लेकिन जब वो मैच्योर हो जाएगा तो दैट विल बी अवे फ्रॉम द डिस्टल पोर्शन, एंड दैट इज वाई जब अवे होगा, मैच्योर हो चुका होगा, तो उस जगह पे उसने इतनी स्पेस बना ली होगी कि जिसके अंदर वो पेनिट्रेट कर रहा होगा, और उस जगह पे फिर उसको उस तरीके से इंजरी का, उस तरीके से अब्रेसिवनेस का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसे कि डिस्टल पोर्शन को करना पड़ता है. तो ये फिर इस तरीके से फेवर करता है रूट एपिकल मेरिस्टम को कि वो डिस्टल पोर्शन के साथ हो, और जब उसकी लेटरल रूट्स जो है वो निकले तो वो उससे अवे हों. अभी इसकी डायग्राम भी मैं आपको दिखाती हूँ. So the root tip has 4 developmental zones जिनको आप clearly you can distinguish the 4. वैसे तो अगर आपसे कहा जाए ना एक रूट को उठा के कि इसकी 4 zones जो हैं उनको डिफरेंशिएट करो तो वो कोई इतना आसान काम नहीं है, कोई इतना आसान टास्क नहीं है, क्योंकि एज सच कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती कि यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे ये शुरू हो रहा है. लेकिन फिर भी somehow we have to consider the you can say आपस में जो उनका कंपैरिजन है उसके ज़रिए हम जो है ना किसी हद तक आप कह लें कि कुछ जोन्स हैं जिनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं. जैसे कि रूट कैप की भी हमने बात की, डेफिनेटली इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, बट उसके सेल्स बाकियों से किस तरीके से डिफरेंट होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कंसिडर करते हुए किसी हद तक इसकी जो जोन्स हैं या इसके एरियाज जो हैं वो मुतय्यन करवा सकते हैं. तो रूट एपिकल जो रूट टिप जो है उसको फिर आप 4 डेवलपमेंटल जोन्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. पहले नंबर पे आती है रूट कैप. अगर हम उसके बिल्कुल पॉइंटेड एंड से स्टार्ट करते हैं, द वेरी फर्स्ट रूट जो बनती है, और तो उसके साथ ही आपको पता ही है कि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन भी है उसके साथ. तो पहला हिस्सा जो कि प्रोटेक्टिव नेचर का है उसको हम कहते हैं रूट कैप. दिस ऑक्यूपाइज द मोस्ट डिस्टल पोर्शन ऑफ द रूट and it represents a unique set of initial derivatives that are displaced distally away from the meristematic zone. Differentiated जो products हैं of these deviants cover the apical meristem. उनका काम क्या है? apical meristem को cover करना है, protect it from the mechanical injury, और उसके अलावा जो other functions इसके आप शामिल कर सकते हैं. Those include the perception of the gravity. जब हम कहते हैं ना कि रूट जो है वो ग्रेविटोप्रिज्म शो करती है, तो वो रूट कैप के जो सेल्स हैं उन्हीं में से उनके सेल्स ही एक्चुअली उनमें ये ग्रेविटी को सेंस करने की जो है उसमें सलाहियत होती है. तो उसी की वजह से ग्रेविटोप्रिज्म भी होता है. एंड सिक्रीशन ऑफ सम कंपाउंड्स जो कि रूट को हेल्प करते हैं टू पेनिट्रेट द सॉइल एंड मोबिलाइज द मिनरल न्यूट्रिएंट्स. यानी कि जब वो इस तरह के कंपाउंड्स को रिलीज करते हैं तो इर्द गिर्द जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मोबिलाइज करने की भी उसमें हेल्प होती है. और इसके अलावा जो सेल के जो रूट में पेनिट्रेट करना होता है इनटू द सॉइल, उसमें भी मतलब उसको भी वो आप कह लें कि लिक्विड एक तरह का एक मटेरियल बनाते हैं. म्यूसिलेजिनस शायद आप लोगों ने सुना हो उसका नाम. एक लिक्विड सा होता है रूट कैप के इर्द गिर्द, और वो उसको हेल्प करता है कि स्लाइम लाइक उसको जो है वो हेल्पिंग मटेरियल के तौर पे वो एक्ट करता है, जो कि उसको फिर पेनिट्रेशन में जो है वो मदद देता है. तो ये सारे फीचर्स को आप रूट कैप जोन के ज़िम्रे में जो है वो डाल सकते हैं. नेक्स्ट इसके बाद वेरी एडजेसेंट टू द रूट कैप, क्योंकि अभी आपको बताया कि रूट कैप तो एक्चुअली कवर ही मेरिस्टेमेटिक जोन को कर रही है, तो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आएंगे. Meristematic tissue, these lies just under the root cap. It contains a cluster of cells that act as initials. अब initials की definition मैं आपको बता चुकी हूँ.
So dividing with characteristic polarities to produce cells that divide further and differentiate into various mature cells, जिनमें आपके एपिडर्मिस के सेल्स भी होंगे, कॉर्टेक्स के सेल्स भी होंगे, एंडोडर्मिस के सेल्स भी होंगे, जाइलम फ्लोएम के सेल्स भी होंगे, तमाम जो हैं वो इसी से ही बनने हैं। और सेल्स सराउंडिंग दीज इनिशियल्स हैव स्मॉल वैक्यूल्स। अब इनके करेक्टर क्या हैं कि इसके इनिशियल के इर्द गिर्द जो सेल्स होंगे और उनके अंदर जो है वो स्मॉल वैक्यूल्स होंगे एंड दे एक्सपैंड एंड डिवाइड रैपिडली। इनिशियल खुद नहीं, इसके इर्द गिर्द वाले जो सेल्स हैं वो एक्सपैंड और डिवाइड रैपिडली करेंगे और उनके अंदर जो वैक्यूल्स हैं वो स्मॉल होंगे। थर्ड नंबर पे जो जोन विच कैन बी डिफरेंशिएटेड इज एलोंगेशन जोन। एज द नेम इंडिकेटेड, ये ऐसे सेल्स हैं जो कि अपने साइज को एलोंगेटेड कर सकते हैं। जितना मैक्सिमम किसी सेल ने अपने आप को एलोंगेटेड करना होता है या अपने साइज को स्ट्रेच करना होता है अपनी विड्थ को सॉरी लेंथ को, तो वो इस जोन में जब पहुंचता है सेल आहिस्ता आहिस्ता जब रूट आगे को मूव करती है, इस जोन के जो सेल्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एलोंगेशन जोन को। और दिस इज द साइट ऑफ द रैपिड एंड एक्सटेंसिव सेल एलोंगेशन, नॉट डिवीजन। ठीक है, अच्छा डिवीजन भी होती है, इनमें डिवीजन हो सकती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डिस्टल पोर्शन के नज़दीक जो एलोंगेशन की जो जोन होंगे ना, उनमें डिवीजन रिटेन करेगी, और जैसे जैसे वो दूर होते चले जाएंगे डिस्टल जोन से, तो उनकी जो आप कह लें कि रेट ऑफ डिवीजन है वो डिक्रीज करता जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन आप कह सकते हैं, ज़्यादा दूर जो हो जाएंगे वो उनमें रेट नहीं होगा डिवीजन का, जो ज़्यादा नज़दीक होंगे उनमें रेट जो है वो हाई होगा। और यही वो जोन है जहाँ पे वो मैक्सिमम अपनी जो एलोंगेशन जो है उसको रिटेन करते हैं, क्योंकि अगर इनकी मैक्सिमम जब ये अपनी मेच्योरिटी पे पहुँच जाते हैं तो फिर ये इंक्लूड हो जाएंगे इनटू द मैच्योरेशन जोन। और मैच्योरेशन जोन एज द नेम इंडिकेटेड कि इसकी ये मेच्योर इनफ हो चुकी हैं, और यही वो रीजन है मेच्योर जोन का कि जो कि सॉइल के बिल्कुल पास होता है, डिस्टल एंड से बिल्कुल दूर होता है। ठीक है, मैक्सिमम फार्थस्ट पोजीशन इसकी होती है डिस्टल एंड से, और सॉइल के ये सरफेस के ये नज़दीक होता है प्लांट की, और सॉइल की जो है सरफेस उसके नज़दीक होता है जिनसे प्लांट ग्रो कर रहा होता है। और इसी रीजन में से आपकी जो लेटरल रूट्स हैं और रूट हेयर्स हैं अगर बननी है तो इसी जगह से बनेगी। डिफ्रेंशिएशन इनकी जो है कि रूट हेयर किसने बनाने हैं, किस सेल ने बनाने हैं, और लेटरल रूट्स किसने बनानी है, ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये बहुत अर्ली हो चुकी होती है, लेकिन ये डिस्प्ले तब तक नहीं होता जब तक जो सेल्स हैं जिन्होंने फ्यूचर में लेटरल रूट्स बनानी है या रूट हेयर्स बनाने हैं वो तब तक वो शो नहीं करते या बनाना शुरू नहीं करते लेटरल रूट्स को जब तक कि वो इस जोन तक पहुंच नहीं जाते। तो ये जो आपको जोन्स बताई हैं, ये जो आपको जोन्स बताई हैं, ये सारी जोन्स जो हैं ये अरेबिडोप्सिस के हवाले से बताई हुई हैं। तो अरेबिडोप्सिस में अगर आप नोटिस करें, वैसे ऐसा नहीं कि बाकी प्लांट्स की रूट्स में आप ये जोन्स जो है वो नहीं देख सकते, लेकिन अगर क्योंकि हम ज़्यादातर हमारी रिसर्च जो है वो अरेबिडोप्सिस पे ही है तो उसके हवाले से हम ज़्यादा बात करते हैं। तो अरेबिडोप्सिस में अगर आप इन चारों जोन्स को देखा जाना चाहें तो वो कहते हैं कि ये मोर देन 1 मिलीमीटर जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो एरिया है उसके अंदर इन चारों जोन्स को आप, क्योंकि अरेबिडोप्सिस का प्लांट भी छोटा होता है ना, तो मोर देन लिटिल मोर उससे थोड़ा सा लगा लें, यानी कि 1 मिलीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा जो लेंथ है उसमें आप ये चारों जोन्स जो हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट इसके बरक्स अगर आप कोई और स्पीशी लेते हैं तो उनमें फिर डिपेंड करेगा कि आया जो इनकी जो लेंथ है या इनका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता है। लाइक अगर आप कोई बड़ा प्लांट लेते हैं, कोई श्रब लेते हैं, कोई हर्ब लेते हैं बड़ी, तो उनमें जो ये जोन्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। ओके, उसके बाद ये डायग्राम है जिसमें आप इसको अच्छे से समझ लें क्योंकि ये बार बार इसका जिक्र होना है। और ये जो नीचे का रूट कैप का एरिया, अभी मैं आपको चारों जोन्स के बारे में बता रही थी, तो इन जोन्स को आप देख लें इस डायग्रामेटिकली भी, और पहले से भी आप मेरे ख्याल है नो हाउ होगी आपको इसकी। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रूट कैप जो मैंने आपको बताई है, ये पिंक कलर के साथ से शो की गई है, और इसके साथ ही रूट कैप के साथ ही मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि ये देखें उसके ऊपर कैप है और उस कैप के अंदर ये जो एरिया है, दिस वन स्पेशली दिस वन, ये क्यूसेट सेंटर जो है ये इनिशियल्स को जाहिर करता है। अभी आपको डिटेल भी आगे इसकी बताती हूँ कि वाई वी आर कॉलिंग इट इनिशियल्स। और बाकी ये सारा एरिया जो है वो मेरिस्टेमेटिक जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरिस्टेमेटिक जोन में से भी ये जो एरिया है ये इनिशियल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास आ जाती है इससे जो पिछली पोजीशन है, यानी कि जो थोड़े से मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, वो एलोंगेशन जोन है जिसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे
डिस्टल के नज़दीक जो सेल्स हैं डिस्टल पॉइंट के, वो उनमें रेट ऑफ डिवीजन हाई होगी और उनकी अभी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं हुई होगी, और जैसे जैसे उससे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी जो इलोंगेशन है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये आप देख भी सकते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ इलोंगेशन इन दिस एरिया। और जो फर्स्ट सी ट्यूब एलिमेंट्स, क्योंकि सारे इधर से बनने हैं, एलिमेंट्स बिगन्स टू डिफरेंशिएटेड, जिनमें हमारे पास एलिमेंट फोइम है और उसके सेल्स दोनों के यहाँ से वैसे बिगन कर जाते हैं, और सेल डिवीजन सीजेज मोस्ट ऑफ द लेयर्स जो कि ज़्यादा मेच्योर हो जाती हैं, जैसे कुछ सेल्स हैं आउटर लेयर्स के, तो वहाँ पे सेल डिवीजन जो है वो सीज भी हो जाएगी, लेकिन इंटरनली दे मे रिटेन द कैपेसिटी टू डिवाइड। देन उसके बाद मेचुरेशन जोन है, यू कैन सी हियर एज आई टोल्ड यू कि यही वो जोन है जो कि आप कह लें कि जहाँ से लेटरल जो रूट हेयर्स हैं वो भी अपेयर होते हैं, और इसी जोन के पीछे अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल क्लोज टू द सॉइल सरफेस जो है वो लेटरल रूट्स अगर बननी है तो वो भी इसी जगह से ही अराइज करेंगी, जो कि न्यू आप कह लें कि ब्रांचेस जो हैं वो रूट्स की जो है वो बनाएंगी। और बाकी का टिश्यू जो है मेरे ख्याल बार बार मुझे रिकॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है। वेरी फर्स्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस की है, जो कि येलो कलर ब्राउनिश कलर से रिप्रेजेंट है। फिर पिंकिश कलर की जो लेयर है दैट्स कॉर्टिकल सेल्स, और उसके बाद जो ये येलो कलर की जो आपको लाइन नज़र आ रही है यहाँ तक, ये पेरिसाइकिल को रिप्रेजेंट कर रही है। और उसके बाद जो है अंदर की तरफ अगर आप जाते हैं तो मेच्योर वेसल एलिमेंट्स हैं, जो थोड़े ये सेंटर में क्योंकि वेसल्स ही होंगी, जाइलम है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे एंडोडर्मिस जो है उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ओरिजिन क्या हो, किस तरीके से होता है डिफरेंट रूट टिश्यूज का, जो कि आप ट्रेस कर सकेंगे अनिशियल सेल में से। तो अनिशियल सेल से जब वेरी फर्स्ट डिवीजन होती है उसके बाद कौन सा अनिशियल सेल किस टिश्यू को बनाने जाएगा, क्या वो एंडोडर्मिस के सेल को बनाएगा, कहाँ कौन सा सेल जो है वो जो आप कह लें कि वास्कुलर टिश्यूज को बनाएगा, कौन सा सेल कॉर्टिकल सेल्स को बनाएगा, कौन सा एपिडर्मिस को बनाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो कैसे डिसाइड होंगी, को कौन सा पैटर्न जो है इसको फॉलो करना पड़ेगा। सो इन द मोस्ट ऑफ द रूट्स मीडियल लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन जो कि रिवील करता है सब एपिकल रीजन ऑफ द रूट, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया भी है। और इस सेंटर ऑफ द कन्वर्जन जोन्स को हम बोलते हैं क्यूसेंट सेल, या क्यूसी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेम इसका क्यूसेंट सेल क्यों है, क्योंकि रिलेटिवली स्लो रेट होता है, लो रेट होता है इसमें सेल डिवीजन का। रीजन मैं आपको पहले इनिशियल सेल्स की फॉर्म में बता चुकी हूँ। और इसी के इर्द गिर्द जो आपकी जो सराउंडिंग टिश्यू उनमें रेट ऑफ डिवीजन हाई होता है, क्योंकि उन्होंने आगे जो है वो डेरिवेटिव इसी के ही होते हैं, इनिशियल सेल्स के ही डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन वो फिर आगे फर्दर जो है वो डिवाइड करके डिफरेंट रीजन्स बनाएंगे, लेकिन ये अपनी कैपेसिटी को मेंटेन रखेंगे डिवीजन की, लेकिन इनमें जो रेट ऑफ डिवीजन है वो स्लो होगा। So the close physical association between the initials that give rise to various tissue and the cells that make up the adjacent quiescent center cells suggest a close functional interdependence between these cell type. ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ connected नहीं है, या ये कि उसने बिल्कुल खुला छोड़ दिया है अपने डेरिवेटिव को कि तुम जाके कुछ भी बना दो, बल्कि इनिशियल सेल्स में ही जो नया बनने वाला मेरिस्टेमेटिक सेल है उसका जो इनिशियल सेल है वहीं से ही इसकी फेट जो है वो डिसाइडेड होती है कि आने वाले वक्त में ये किस टिश्यू का जो है वो मेंबर बनेगा। So in similar line of the reasoning, attention can be drawn to the plant species in which the relationship between the quiescent center and initial is different. In some of the species जैसे कहा जाता है कि quiescent center may include the dozens of the hundreds of the cells and this number may change during the plant's life cycle. तो इसका नंबर जो है वो quiescent cell को वेरी कर सकता है, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ ऐसे लोअर वास्कुलर प्लांट्स से मिलते हैं जैसे कि अजोला है, फन अजोला है, जिसमें अ सिंगल सेंट्रली पोजिशन एपिकल सेल अपीयर्स टू fulfill all the role of the quiescent cell and initials of the retaining low but consistent mitotic division. तो ये जो quiescent cell है इसका नंबर जो है वो वेरी कर सकता है, लेकिन काम इसका सेम ही है, ठीक है। जैसे अजोला में वो बता रहे हैं एक सिंगल जो इनिशियल सेल है वो तमाम जो जितने भी टिश्यूज उससे राइज होने हैं उन तमाम की ज़रूरतों को वो फुलफिल करता है, लेकिन उसके बरक्स जैसे मैंने भी आपको दिखाया है और आगे भी मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊँगी, तो नंबर में वेरी फ्रॉम डजन टू 100 ऑफ द सेल्स जो कि सर्व कर सकते हैं एज क्यूसेंट सेल्स, और जिनके इनिशियल्स जो हैं उनके फिर डेरिवेटिव्स जो हैं वो फर्दर टिश्यूज जो हैं उनको ओरिजिनेट करेंगे। ये जी आपके सामने उसकी फर्दर एलेबोरेटेड जो डायग्राम है, इसको अच्छे से समझ लें
क्योंकि देखने में ये बहुत सिंपल सी लग रही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन। एक तो आपको कलर पैटर्न नज़र आ रहा होगा जो कि कोड ही समझ लें आप, जो कि डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ के हवाले से जो है वो है। बट आप लोग मेरे साथ हैं, कहीं मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं कर गई? मैम सही। ओके, एक्चुअली मैं डरी हुई हूँ। मैंने शायद पहले भी आपको बताया हुआ है कि मैंने एक टॉपिक को 3 टाइम्स जो है वो रिवाइज किया था। तो उसके बाद जब मैंने कोई इंपॉर्टेंट ज़रा ज़्यादा समझाने वाला शुरू करना होता है तो मैं पूछ लेती हूँ कि मौजूद हूँ कि नहीं। एनी हो, सो इसको ज़रा देखें। तो हम बात करें इस एरिया की। रिमेंबर मैंने आपको पिछली जो स्लाइड थी उसमें बताया था कि इस एरिया को हम दोबारा फोकस करेंगे। वहाँ पे मैंने एज इट इज़ बता दिया था, लेकिन यहाँ पे ये देखिए इसको एक ग्रीन बाउंड्री भी दे दी है। ये वही एरिया है जो कि रूट कैप के बिल्कुल अंडर, मैंने कहा था एक वो सेल्स जहाँ पे बहुत छोटे छोटे सेल्स आपको दिखाई दे रहे थे, मैंने कहा था इसको हम दोबारा से एलैबोरेट करेंगे और जो कि बाकी जो टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं उनको इसी से ही बेसिकली वो डिराइव होके और बाकी टिश्यूज़ के सेल्स जो है वो बन रहे हैं। तो ये जो आपको ग्रीन कलर की जो बाउंड्री नज़र आ रही है, इसके अंदर जो सेल्स हैं ये इनिशियल सेल्स हैं, ठीक है, जो कि अपनी कैपेसिटी को रिटेन करते हैं और इनमें जो डिवीजन का रेट है वो लो होता है। और अब हम देखने जा रहे हैं, वैसे तो मैं फनजोला के केस में आपको बता चुकी कि सिंगल क्यूसेंट सेल इज इनफ, लेकिन यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक वाइड वैरायटी के क्यूसेंट सेल्स रखने वाले ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। अरेबिडोप्सिस को आप ले सकते हैं। तो उसको हम देखने जा रहे हैं कि उसके अंदर ये जो रूट इनिशियल्स हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ किस जगह पे मौजूद होते हैं, एक आपस में इनकी पोजीशन क्या होती है, और फर्दर फिर डेफिनेटली उनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इससे डिराइव होने वाले जो सेल्स हैं वो कहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसल सेल्स जो कि 4 आपको ग्रीन कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, और अच्छा वो मैं लास्ट बताती हूँ, बाकी के डिवीजन के बारे में लास्ट बताती हूँ। तो अभी आप सिर्फ कलर कोडिंग को पहले देख लें। जो ग्रीन कलर के सबसे बेस पे आपको नजर आ रहे हैं ये कोलोमेला के सेल्स हैं, द रूट कैप। उसके ऊपर जो आपको 2 फाइल्स नजर आ रही हैं वो कोलोमेला इनिशियल्स, यानी ये कोलोमेला के सेल्स जो हैं ये इन्हीं से बने हैं। ठीक है, ये 2 फाइल्स जो नजर आ रही हैं आपको थोड़ी ग्रेइश कलर की। इसके बिल्कुल ऊपर देखिए तो सेंटर में आपको क्यूसेंट सेंटर सेल नजर आ रहे हैं, क्यूसी सेल्स। और ये जो क्यूसी सेल्स हैं ये येलो कलर के नजर आ रहे हैं और 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये 4 होते हैं नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर में 2 दिखाए हुए हैं। ओके, उसके बिल्कुल अगर आप साइड पे चले जाएं तो वी हैव कॉर्टिकल एंडोडर्मल इनिशियल्स, कॉर्टिकल एंडोडर्मल इनिशियल्स सेल्स हैं। ठीक है, अच्छा ये इनमें भी आपको इधर भी ये मौजूद है तो जाहिर है कि दूसरी तरफ भी ये मौजूद होंगे, कॉर्टेक्स तो दोनों तरफ होनी है ना। अच्छा, उसके बाद अगर बिल्कुल इसके साथ चले जाएं तो ये आपको पिंक कलर के वैसे एक थोड़ा लाइट पिंक है, थोड़ा पर्पलिश टाइप का है। ये जो पिंक कलर का सेल है ये जो ज्यादा बड़ा दिखाया हुआ है यहाँ पे, और ये यहाँ पे ये छोटा है। ठीक है, इसको लेबल भी नहीं किया हुआ क्योंकि यहाँ पे इसको लेबल कर दिया, ये एंडोडर्मिस है। और जो पीछे पर्पल कलर का है जिसको यहाँ पे लेबल नहीं किया हुआ, यहाँ पे किया हुआ है, दिस इज कॉर्टेक्स का जो है वो कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। देन उसके बिल्कुल एडजस्टेंट पे जो है वी हैव द एपिडर्मिस, ये जो आपको डार्क पिंक कलर की नजर आ रही है एपिडर्मिस है। और उसके साथ ही जो येलो कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं ऑन बोथ साइड्स, ये जो हैं दीज आर लेटरल रूट कैप सेल्स। ठीक है, लेटरल रूट कैप जो बनाएंगे, रूट कैप की जो लेटरल सेल्स हैं वो यहाँ से बनेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप अंदर की तरफ आ जाएं तो एंडोडर्मिस के बाद आप जानते ही हैं पेरिसाइकिल की जो वो लेयर होती है। तो ये जो ब्राउन कलर के हैं यहाँ पे ये पेरिसाइकिल के सेल्स हैं, ये और ये। और उसके भी अगर आप अंदर चले जाएं तो हम जानते हैं कि सेंटर में क्या है मिलने वाला आपको, स्टील वास्कुलर टिश्यूज जो हैं जिनमें आपके पास है जाइलम और उसके बाद फ्लोएम, वो दोनों इधर से बनेंगे, इनसे बनेंगे। ये जो आपको नजर आ रहे हैं चार जो फाइल्स सेल की नजर आ रही हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप नोटिस कीजिएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइनिंग यू कैन सी, वन इन द डार्क ब्लैक कलर, ये जैसे ये लाइन है, 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 ये वाली डार्क ब्लैक में जो है, एक तो वो है ना जो एक सेल को दूसरे सेल से डिफरेंशिएट, उसकी नहीं मैं बात करी। जो डार्क कलर की बोल्ड वाली जो ब्लैक है ये इसमें दिखाई हुई है, इसमें दिखाई हुई है, इसमें दिखाई हुई है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है इसका पैटर्न डिफरेंट है और यहाँ पे इसका ये पेरिक्लाइनल है, यहाँ पे एंटीक्लाइनल है। ठीक है, ये चीजें एक तो ये, और दूसरा आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे व्हाइट लाइंस है। अच्छा, ये व्हाइट लाइंस आपको एपिडर्मल लेटरल रूट्स में भी नजर आ रही है, ये व्हाइट लाइन नजर आ रही है, ये जहाँ पे मेरा इस टाइम पे मैंने इसके बिल्कुल ऊपर पॉइंटर रखा हुआ है। इसी तरह से ये व्हाइट लाइन जो है आपको यहाँ पे भी नजर आ रही होगी, हालांकि टिश्यू सेम है
एपिडर्मल लेटरल रूट कैप इनिशियल्स हैं, लेकिन इस सेल में आपको नजर आ रहा है कि ये एंटीक्लाइनल डोमेन शो कर रहा है और इस सेल में ये आपको पेरिक्लाइनल डोमेन शो कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा पॉइंट टू बी नोटेड कि जो मुझे पिक्चर नजर आ रही है उसमें तो ये नजर आ रही है, आई डोंट नो कि आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इसका कलर क्योंकि बैकग्राउंड ही लाइट है, लिहाजा यहाँ पे ये जहाँ मैंने कर्सर रखा है इस जगह पे, यहाँ पे मैं पॉइंटर के जरिए अगर आपको बताऊं तो ये हमारे पास है ये वाला जो पैटर्न है, ये दिस वन, ये व्हाइट कलर का है, और इधर से ये भी जो है ये भी इस ना ये व्हाइट कलर का, इसके बिल्कुल नीचे ये वाले जो है लाइन ये व्हाइट कलर की है। अच्छा, इनमें से जो हैवी ब्लैक लाइंस हैं वो मैंने आपको बताया, दीज आर द सेल डिवीजन प्लान्स दैट अकर इन द इनिशियल्स, यानी सेल ये इनिशियल जब वेरी फर्स्ट टाइम डिवाइड करेंगे ना तो ये इस तरह डिवाइड करेंगे जिस तरीके से इसकी लाइन लगी हुई है। अगर ये इनिशियल डिवाइड करेगा तो ये एंटीक्लाइनली करेगा, अगर ये इनिशियल डिवाइड करेगा तो ये पेरिक्लाइनली करेगा, अगर ये डिवीजन करेगा तो ये पेरिक्लाइनल करेगा, ये करेगा तो एंटीक्लाइनल करेगा। ठीक है, अच्छा इस तरीके से है इसमें। और दूसरी जो डिवीजन होगी, जो व्हाइट लाइंस हैं वो इंडिकेट करेगा उनकी सेकेंडरी सेल डिवीजन, मतलब पहली डिवीजन जो है वो ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट की हुई है, और जो सेकेंडरी जो उसके बाद फॉलो करेगी डिवीजन का प्लान वो व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ तक अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम फर्दर इसी की डिस्क्रिप्शन है जो कि आगे जो है वो दिखाया हुआ है, ये सारे जो हैं इससे रिलेटेड ही इसकी सारी डिस्क्रिप्शन है, जो कि फर्दर इनमें से आप चार जो है इनिशियल्स उनको ज़रा आप कह लें कि एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिनके साथ इनिशियल लिखा भी हुआ है, जैसे कॉलोमेल इनिशियल है, एपिडर्मल लेटरल रूट कैप इनिशियल है, और इसी के साथ जो है आपके पास कॉर्टिकल एंडोडर्मल इनिशियल है। इन्हीं से फर्दर हमने बाकी सेल्स भी बनाने, स्टील इनिशियल है। तो चार तरह के इनिशियल सेल्स हैं जो कि फर्दर बाकी सारे इनिशियल सेल्स को भी आपस में जो इनमें से डिराइव हो सकते हैं, जैसे कि जिन के साथ इनिशियल लिखा हुआ ना ये मेन इनिशियल सेल्स हैं, इनमें से इनकी डिवीजन होगी तो फर्दर आपके पास बाकी जो टिश्यूज के सेल्स हैं वो बनेंगे। ये मैं आगे आपको दिखाने भी वाली हूँ। तो जिनमें ये हमारे पास हैं, जैसे कि कोलोमेला जो इनिशियल्स हैं, इनसे ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, इनसे बनते हैं सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कोलोमेला ऑफ द रूट कैप, जो नीचे शो भी किया हुआ था, और डिस्टल इनकी पोजीशन है। उसके बाद एपिडर्मल जो लेटरल रूट कैप इनिशियल्स हैं, ये बिल्कुल आप कह लें कि साइड ऑफ द क्यूसेंट सेल के साथ ही ये मौजूद होते हैं, और इनमें से जो आप कह लें कि फर्स्ट डिवाइड एंटीक्लाइनली एंड देन, वो मैं आगे प्लान आपको बता चुकी हूँ जो बोल्ड एंड व्हाइट कलर की लाइन से शो किया गया, वहाँ से आपको पता चल जाएगा फर्स्ट उसकी एंटीक्लाइनल है या पेरिक्लाइनल है, और उसके बाद फिर उसका पैटर्न क्या है। और इनसे जो न्यू जो सेल्स बनेंगे वो बनेंगे लेटरल रूट कैप और एपिडर्मस, ये इससे बनेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉर्टिकल एंडोडर्मल इनिशियल्स हैं, ये बनाएंगे जनाब कॉर्टिकल सेल्स एंड एंडोडर्मल की लेयर्स के जो सेल्स हैं उनको बनाएंगे, और स्टील इनिशियल्स से बनेंगे पेरिसाइकिल के सेल्स, और वास्कुलर सिस्टम जाइलम फ्लोएम दोनों जो है वो स्टील इनिशियल से बनेंगे। नाउ इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो सेल एब्लेशन है, सेल को ख़त्म करके एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जानबूझ के सेल को डिस्ट्रॉय करके ये देखा गया है कि आया दिस इम्प्लिकेट द डायरेक्शनल सिग्नलिंग प्रोसेसेस इन डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल आइडेंटिटी। अगर हम ये जो क्यूसेंट सेंटर के जो सेल्स हैं, जिनको हमने कहा है कि ये मेन इनमें इनिशियल सेल्स जो मौजूद होते हैं, अगर हम इनको जानबूझ के डिस्ट्रॉय कर दें तो उसके बाद जो पैटर्न बनेगा रूट के सिस्टम का वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो इनिशियल सेल्स हैं ये बिल्कुल ऐसे लेस इंपॉर्टेंस के बिल्कुल भी नहीं है कि इनका काम सिर्फ इतना ही है कि ये डिवाइड होके और अपने डॉटर सेल्स दे दे और उसके बाद उनका काम खत्म है, बल्कि डॉटर सेल्स देने के बाद भी समहाउ इनके सिग्नलिंग सिस्टम के ज़रिए ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये डिसीजन इन्हीं के थ्रू होता है कि आगे जाके जो इनके डेरिवेटिव्स हैं उनके डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, सो टू टेस्ट एंड डिफाइन द हाइपोथेसिस that the behavior of the quiescent cell and surrounding initials is influenced by the position of the dependent signaling processes, a series of experiments was done, और उसका जो आप कहने की जो कंट्रीब्यूशन आई है उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि द हाईली स्टीरियोटाइप पैटर्न ऑफ द सेल डिवीजन इन द रैम ऑफ द नॉर्मल अरेबिडोप्सिस वर कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द प्लांट्स इन विच वन और मोर स्पेसिफिक सेल्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड। जानबूझ के हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, किसकी मदद से? माइक्रोस्कोपिकली फोकस्ड लेजर बीम्स के जरिए कुछ सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसको देखा, कंपेयर किया एक नॉर्मल
अरेबिडोप्सिस की जो प्लांट है उसके साथ उसको कंपेयर किया. सो अब्लेशन ऑफ द क्यूसेंट सेल लेड टू द abnormal division and precocious differentiation of the adjacent initials. उन्होंने ना सिर्फ जो डिवीजन का पैटर्न था उसको अब नॉर्मल कर दिया, हालांकि 2-3 सेल्स उन्होंने अब्लेट किए हैं, उनके अब्लेशन किए हैं, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ उसकी जो डिवीजन का पैटर्न है उसको जो है वो आप कह लें कि रॉन्ग कर दिया या डिस्टॉर्टेड कर दिया, और उसके अलावा उन्होंने जो एडजेसेंट इनिशियल्स हैं उनको भी आप कह लें कि जो उनकी डिफरेंशिएशन होनी थी, जो उनसे सेल्स बनने थे न्यू, उनको भी उसने चेंज कर दिया. सो दिस सजेस्टिंग दैट द क्यूसेंट सेल, जो क्यूसेंट सेंटर के जो सेल्स हैं, दीज प्रोड्यूस्ड अ मोबाइल सिग्नल that act on the adjacent initials to prevent their differentiation and thus maintain their ability to divide. तो ये जो सेंटर में आपको मैंने येलो कलर के जो सेल्स दिखाए थे इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और वो इन्हीं की एब्लेशन उन्होंने की थी, और उन्होंने देखा कि इसके इर्द गिर्द ये जो इनिशियल सेल्स मैंने भी आपको बताए हैं कि इससे एपिडर्मिस बनेगी, इससे कॉर्टेक्स बनेगी, इससे स्टील बनेगी. तो ये देखें, ये स्टील के इनिशियल्स हैं, ये एपिडर्मल के इनिशियल्स हैं, और ये कॉलमेला के इनिशियल्स हैं जो कि इसके इर्द गिर्द पाए जा रहे हैं. ठीक है, तो इनकी एब्लेशन से उन्होंने देखा कि जो बाकी जो इनिशियल्स हैं उनका पैटर्न भी सारा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया. नाउ मूविंग टुवर्ड कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ टू हार्मोन्स बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मेन पार्ट प्ले करते हैं फॉर्मेशन और द मेंटेनेंस ऑफ द रूट एपिकल मेरिस्टेम, जिनमें सबसे पहला नाम एज यू पीपल कैन गेस के आएगा ऑक्सिन का. So auxin contribute the formation of the maintenance of the RAM. How this we will discuss. और इसमें आ जाता है कि हमारे पास अगर नॉर्मल रूट्स हैं तो उनकी पोजीशन ऑफ द क्यूसेंट सेल जो है वो कंसाइड करती है विद द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सिन. जितनी ऑक्सिन की कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे कम होगी, उसी हिसाब से मुतय्यन होगा कि आया क्यूसेंट जो सेंटर के सेल्स हैं वो कहाँ पे जो है उनकी पोजीशन होगी. सो व्हेन द पोजीशन ऑफ दिस मैक्सिमम इज शिफ्टेड बाय केमिकल ट्रीटमेंट्स, जैसा कि आप कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल करें कि जो कि ऑक्सिन की प्रोडक्शन को उन खास सेल्स में जो है वो डाइवर्ट कर दे, मतलब जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कम कर दे, जहाँ पे कम है वहाँ पे उनको ज़्यादा कर दे, तो डेफिनेटली उसकी जो आप कहने के डायरेक्शंस जो है वो डाइवर्ट हो जाएंगी. तो उनके ज़रिए देखा गया है कि position of this maximum shifted by the chemicals to the position of the quiescent cell shows the corresponding changes. उसी के मुताबिक जो quiescent cells हैं उनमें भी ऑक्सिन की कंसंट्रेशन के हिसाब से ही फिर उनमें चेंजेस आती हैं. सो बाय कंट्रास्ट द ट्रीटमेंट्स दैट अबॉलिश दिस मैक्सिमम लीड टू द लॉस ऑफ द क्यूसेंट सेल एज वेल, कि अगर उसकी जो ट्रीटमेंट है वो मुकम्मल जो है वो अबॉलिश भी कर सकती है, अगर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हाई कर दी जाए तो वो क्यूसेंट सेल को मुकम्मल लॉस भी कर सकती है, मतलब उसका फंक्शन बिल्कुल ख़त्म भी कर सकती है सिर्फ ऑक्सिन की जो कंसंट्रेशन है उसको आप कहने के चेंज करने से. नाउ हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे जीन्स हैं जो कि या कौन कौन से ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, क्योंकि हम ऑक्सिन के हिसाब से बात कर रहे हैं तो एक्चुअली वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर्स जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ही हैं, लेकिन वो ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि स्पेसिफिक हैं टुवर्ड्स ऑक्सिन, और वो ऑक्सिन के लिए ही स्पेसिफिक है. और ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर्स का मेरे ख्याल है आप नाम आपने सुना होगा यकीनन, क्योंकि जब भी आप ऑक्सिन को एज हार्मोन आपने पढ़ा होगा प्लांट फिजियोलॉजी 2 में, तो वहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो वहाँ पे बताते हैं कि ये इसका जो है वो डाइमराइजेशन जो है इनकी बनती है, और वो फिर जाकर डीएनए के साथ लगेगी उन जीन्स की जिन जो कि ऑक्सिन की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सिग्नलिंग पाथवे में. और डायमिराइजेशन तब तक नहीं होती जब तक कि रिप्रेसर प्रोटीन को ब्रेक ना कर दिया जाए. तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप सामने रखें तो ये नाम भी आपके सामने है, IAA-AUX जो है वो एक रिप्रेसर प्रोटीन होती है जिसकी डिग्रेडेशन अगर ना करवाई जाए तो वो ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर के साथ जाके अटैच हो जाती है और उसकी डायमिराइजेशन को नहीं होने देती. लेकिन अगर ऑक्सिन का रिस्पॉन्स आप चाहते हैं तो उसके रिस्पॉन्स फैक्टर का डाइमर बनना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको रिप्रेसर प्रोटीन को जो ब्रेक करना पड़ेगा. सो वन पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व्स द ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर्स, जिनमें फिर हम रिप्रेसर प्रोटीन की बात करेंगे, जिनमें और रिस्पॉन्स फैक्टर्स की भी फिर काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, काफ़ी सारे उसमें रिस्पॉन्स फैक्टर्स आ जाते हैं, जिनमें मोनोप्टेरोज जो रिस्पॉन्स फैक्टर है उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ एंड दस ब्लॉक्स देयर एबिलिटी टू रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन. और इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रूट ड्यूरिंग एबियोजेनेसिस देखा गया है कि जो मोनोप्टेरोज हैं और दूसरे जो रिस्पॉन्स फैक्टर्स हैं
They also play important auxin dependent roles to maintain the root during the vegetative growth. जेनेटिक अप्रोचेस के जरिए एडिशनल टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर आल्सो डिस्कवर्ड, जो कि ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, जिनमें हमारे पास आ जाते हैं AP2 इथिलीन रिस्पॉन्स फैक्टर्स की क्लास से बिलोंग करने वाले कुछ रिस्पॉन्स फैक्टर्स, जिनमें आ जाते हैं प्लेथोरा 1 एंड प्लेथोरा 2, जिनको PLT1 PLT2 के साथ, ये PLTL लिखा हुआ है, ये PLT1 है एक्चुअली, ये जो लिखा हुआ है PLT, ये यहाँ पे 1 आना चाहिए, मैं बाद में ठीक कर लूँगी, आप इसको PLT1 ही पढ़िएगा। PLT1 है, लेकिन आपको तो मैंने बुक दी हुई है, तो आप वहाँ से देखेंगे तो वहाँ पे तो 1 ही लिखा होगा। तो PLT1 एंड PLT2 जो हैं अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्स फैक्टर्स, ये भी जो है आप कहने के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ऑक्सिन रिस्पॉन्स को देने के लिए, जो कि वो इन्फ्लुएंस करेगा रूट को बनाने में, ये रूट सिस्टम को डेवलप करने में। किस तरीके से मालूम करें, एज यू पीपल नो, मेरे ख्याल अब तो आप फेमिलियर हो गए होंगे इस बात से कि हमेशा इनमें से कुछ जीन्स को जो कि इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि अब प्लेथोरा 1 प्लेथोरा 2 की हम बात कर रहे हैं, तो इनके जीन्स को म्यूटेट करके तो फिर उसकी डिस्ट्रप्शन को जो है वो देखा गया है कि दे हैव बीन डिस्ट्रप्टेड एंड आर अनएबल टू फॉर्म और मेंटेन द फंक्शनल QC। तो जिससे हमें पता चला कि ये जो PLT1 और PLT2 हैं, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द QC, और अगर इसको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो हमें बहुत ही एक्टोपिक टाइप की, यानी डिफरेंट टाइप की, थोड़ी यूनिक टाइप की जो QC हैं, उनकी फॉर्मेशन फिर हमें देखने में मिलती है। तो जिनको उन्होंने बिल्कुल ख़त्म किया, तो उनमें QC जो है वो बिल्कुल ही आप कह लें कि उसकी फंक्शन जो था वो वैसे वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, वैसे उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई, और जिनमें इसको IPT1 एंड 2 को जो है उनकी एक्सप्रेशन को हाई कर दिया गया, जिनमें लॉस्ट कर दिया गया उनमें QC सही से डेवलप नहीं हुआ, और जिनमें हाई कर दिया गया उनमें QC यानी क्यूसेंट सेंटर जो है उनके सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल उनकी जो है वो ग्रोथ हो गई, और बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो ग्रो किया। So together these experiments support the model in which the auxin provide the positional cues that lead to the specific program of the transcription, which in turn mediate the specific cellular behaviors which will contribute to the formation and maintenance of the RAM root apical meristem. यहाँ पे उसको डिपिक्ट किया गया है, ये PLT और मोनोप्टेरोज, और उसके अलावा इसका जिक्र नहीं है पीछे स्केयर क्रो का और SHR का, लेकिन ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं ना स्केयर क्रो एंड SHR के बारे में। और NPH4 जो है इनमें से न्यू है, जिसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, तो उसको सिर्फ इस डायग्राम में ही दिखाया हुआ है। तो उनकी ये मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिकेशन ऑफ द सेल आइडेंटिटी इन द रूट, और इनमें जो सबसे पहला आपको A डायग्राम है वो दिखाई जा रही है कि ये जो येलो कलर का रीजन है, ये आप कह लें कि जो एक्सप्रेशन को जाहिर कर रहा है, ये प्लेथोरॉन जो मैंने आपको 1 एंड 2 का बताया था उसको, और जो ग्रीन कलर का है ये जो दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं MP एंड NPH4 एंड MP मोनोप्टेरोज जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये उनकी एक्सप्रेशन की वजह से जो है ये वो रीजन, मतलब इस रीजन को ये कंट्रोल करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और इस रीजन को जो है वो प्लेथोरॉन जो है वो कंट्रोल करता है। B डायग्राम में जो है वो बताया हुआ है कि जो PLT है ये प्रमोट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द स्केयर क्रो का। नेक्स्ट मतलब कि पहले सिर्फ ये रीजन था, और अब इससे जो फर्दर, क्योंकि बड़ा हो गया ना, उसका जो है वो बढ़ गया है, लेवल बढ़ गया है जो उसका डिवीजन के बाद, तो उसके बाद वो कह रहा है कि ये जो प्लेथोरॉन ना सिर्फ इस जगह को कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि इसी के ही जो एडजेसेंट सेल्स हैं इसके, जो SCR SHR वाले, उनको भी ये कंट्रोल कर रहा है, उसके साथ इसके जीन एक्सप्रेशन उनको भी कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो फिर और ज़्यादा एलेबोरेटेड उसको हालत में जो है वो दिखाया गया है, जिनमें ये वही वाला रीजन आ गया जो मैंने आपको पीछे ग्रीन कलर का दिखाया हुआ है, और जिसमें हमने क्यूसेंट सेल और स्टेम इनिशियल्स और ये WOX5 का जिक्र यहाँ पे आ गया। WOX5 जो है ये एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि वस फैमिली से WUS वस फैमिली से बिलोंग करता है, और इसके तमाम जो मेंबर्स हैं वस फैमिली के, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बेसिकली ये फैमिली है, क्लास आप समझ लें एक है, जिसके अंदर जिसको कलेक्टिवली वस कहा जाता है। इनमें आपको वॉक्स भी मिलेंगे और वस बजाते खुद भी मिलेगा। WOX4 WOX5 का जिक्र आप सुनेंगे, WOX4 का जिक्र जो है आपको आगे जाके शूट मेरिस्टेम में सुनने में मिलेगा, WOX5 का यहाँ पे जिक्र है, और इसी तरीके से वास्कुलर कैम्बियम में भी इनका रोल है वस फैमिली के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का। तो यहाँ पे उनको दिखाया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द PLT SCR SHR ये तमाम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, दोज डायरेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द क्यूसेंट सेंटर एंड इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द वस, जो कि फर्दर फिर इनकी आप कह लें कि इनकी आपस में जो कोलैबोरेशन है उससे फिर फर्दर जो है इनकी सिग्नलिंग के सिस्टम पूरा जो है
वो फिर इस रीजन को मेंटेन करता है, इनिशियल्स को, जिन्होंने फर्दर आगे डिवाइड होकर पूरा का पूरा जो रूट एपिकल स्टेम मेरिस्टेम जो है उनको बनाना है और पूरा रूट सिस्टम बनाना है। वॉक्सीन की ये फिर सारी डिस्क्रिप्शन है थोड़ी थोड़ी जो मैंने आपको पीछे बता दी है। इसका नाम भी यहाँ पे आप, क्योंकि आगे जो है वो मैं फिर इसको वॉक्सीन ही कहूँगी, लेकिन यहाँ पे उसका पूरा बताया हुआ है कि वॉक्सीन हम किसको कह रहे हैं कि जिन जीन्स के अंदर इससे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनने, लेकिन जाहिर है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी किसी जीन से ही बनेंगे, तो उसको उसके जीन को नाम जो है वो वॉक्सीन कहा गया है। और वैसे इसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिहाज से वॉस फैमिली के VUS फैमिली के मेंबर्स कहेंगे। तो ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? वेशुअल, WUSCHEL होम्योबॉक्स इसके अंदर पाया जाता है। होम्योबॉक्स का पता है ना क्या होता है? होम्योबॉक्स हम कहते हैं एक DNA सीक्वेंस को, जो कि स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA सीक्वेंस आप कह लें, जो कि आप कह लें कि जिसको किसी के साथ कंपेयर किया जाए तो वो आपको आप कह लें कि एक सिमिलैरिटी इंडेक्स के तौर पे आप इसको ले सकते हैं, और जो कि किसी खास किस्म के फंक्शन के लिए मौजूद हो किसी जीन में, ठीक है। तो ये जो वॉक्सीन है इनके अंदर विजुअल होम्योबॉक्स जो है वो इसके अंदर जो है वो मेंबर होता है, जिसकी वजह से हम इसको वॉक्सीन का नाम देते हैं। जिसमें ये विजुअल होम्योबॉक्स होगा DNA का फ्रेगमेंट, उसको हम कहेंगे कि वो वॉक्सीन है। This encode a third family of the transcription factor that play a key role in the RAM. लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि सैम में भी आप इसको देखेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम में, एंड these genes belongs to the families contain a distinctive form of the homobox DNA binding motif that was first described in the wasp, and a gene that is essential for both the formation and maintenance of the SAM. शूट एपिकल मेरिस्टेम में आप इसको ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। Similar to that, PLT जीन की हमने बात की पीछे, the expression of the रूट स्पेसिफिक वॉक्स जीन्स जो हैं ये भी सेंसिटिव होते हैं ऑक्सिन के लिए, और एज शोन बाय द चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉक्स जीन्स ट्रांसक्रिप्ट इन द MP एंड BDL म्यूटेंट्स, जिनके अंदर इनको म्यूटेट किया गया है। और वन ऑफ द वॉक्स जीन्स जिनमें WOX5 का जिक्र आ रहा है यहाँ पे रूट मेरिस्टेम्स में, इज एक्सप्रेस्ड इन स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स इन द रूट टिप that include the quiescent center and surrounding initials। उनमें WOX5 का जो है वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा है एंड quiescent center में, और उसके जो इर्द गिर्द जो इनिशियल सेल्स हैं उनमें। एंड द वेरी फोकस्ड पैटर्न ऑफ द WOX5 एक्सप्रेशन इज डिटर्मिन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द PLT, SCR एंड SHR एक्टिविटीज। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ी थी, तो उसमें हमने ये बात इनके बारे में बात की हुई है। सिमिलर टू WUS which function in the SAM to maintain the population of the undifferentiated initials, WOX5 appear to play an important role in the root by controlling the expression of the QC, which help to maintain the adjacent initials, और फिर उन्हीं की वजह से पूरा का पूरा जो आप कहने के रूट सिस्टम है वो मेंटेन होता है। इसी पैटर्न पे लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन साइटोकाइनिन का भी जो आप कहने के जो रोल है उसको भी आप कहने के एडमिट किया जाता है, कि जिसमें हम कहते हैं कि साइटोकाइनिन साथ साथ रूट, मेरे ख्याल है ये रिलेशनशिप आपने पहले भी पढ़ा होगा जब आपने साइटोकाइनिन हार्मोन पढ़ा होगा, कि साइटोकाइनिन जो है वो ऑक्सिन के साथ मिल के अगर आप कैलस पे इसको अप्लाई करते हैं तो इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है, इन दोनों की कंसंट्रेशन की जो रेशियो है वो डिटर्मिन करती है कि आया जो कैलस है वो शूट ज़्यादा बनाएगी या रूट ज़्यादा बनाएगी, या कि वो अनडिफरेंशिएटेड रहेगी। तो अगर कंसंट्रेशन हाई हो साइटोकाइनिन की तो वो शूट को फेवर करता है, अगर कंसंट्रेशन हाई हो ऑक्सिन की तो वो रूट को फेवर करता है। ऑल्दो आप ये भी जानते होंगे कि सिर्फ स्मॉल जो आप कह लें कि लेवल्स या कंसंट्रेशन जो है ऑक्सिन की, वो एक नॉर्मल रूट के लिए स्मॉल ऑक्सिन की जो कंसंट्रेशन है वो फेवर करती है रूट, नॉर्मल रूट डेवलपमेंट की। अगर हाई कंसंट्रेशन कर देंगे ऑक्सिन की तो वो उसको बल्कि इनहिबिट करना शुरू कर देती है। लेकिन साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की रेशियो में अगर आप उसकी रेशियो के हिसाब से बात करें तो हाई लेवल्स ऑफ जो रेशियोज हैं साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन वो फेवर करती है शूट को, और जो लो लेवल्स हैं यानी कि साइटोकाइनिन की निस्बत अगर ऑक्सिन ज़्यादा होगा तो वो रूट को फेवर करेगा, और अगर साइटोकाइनिन की ज़्यादा होगी ऑक्सिन की निस्बत तो वो शूट को फेवर करेगा। ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ साइंटिस्ट का कहना ये भी है कि ना सिर्फ साइटोकाइनिन बल्कि एक और जो हार्मोन है स्ट्रेडिगोलैक्टेंस, ये भी ऑक्सिन की तरह बिल्कुल जैसे साइटोकाइनिन और ऑक्सिन मिलकर डिसाइड करते हैं कि आया शूट बनेगी या रूट, तो इसी तरीके से शूट के को रेगुलेट, शूट के आर्किटेक्चर को रेगुलेट करने में साइटोकाइनिन के अलावा स्टेरिगो जो लैक्टेंस हैं वो भी ऑक्सिन के साथ मिलके
जो है वो काम करते हैं, और उनके बारे में भी काफ़ी रिसर्च जो है वो चल रही है, कि जो कि बताती है कि आया उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ द शूट। नेक्स्ट बेटा, ये जो सारी एक्सप्लेनेशन इसमें दिखाई गई है वो इसी को एक्सप्लेन कर रही है कि साइटोकाइनिन जो है वो उसकी सिग्नलिंग जो है रूट की डेवलपमेंट में वो किन एरियाज में जो है वो, और कौन से लेवल ऑफ द एम्ब्रियो जो है वो होना शुरू हो जाता है, वो इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन से, और इसके अलावा जो है वो कहाँ कहाँ फिर जो है वो जाके प्रिवेल करता है। तो बजाय इसके कि मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, मैं आपको इसकी डायग्राम ही दिखा देती हूँ डायरेक्टली, जो कि है इस पिक्चर में। आई होप कि आपको इसका नज़र आ रहा होगा सही से विजन, क्योंकि मैं लैपटॉप पे देख रही हूँ तो मैं थोड़ा सा आगे पीछे करती हूँ तो वो ब्लर हो जाता है। अच्छा, इसको पहले समझ लें कि आपने इसको समझना कैसे है, इस चीज़ को, पैटर्न को समझ लें। तो ऊपर वाले जो ये, वैसे तो ये 5 डिफरेंट जो हैं वो पिक्चर्स हैं, जिनमें डिफरेंट आप कह लें कि जो जीन्स हैं उनको ग्राफ्ट किया गया है ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन से या गस जीन्स के साथ, और उसके बाद उनके एक्सप्रेशन लिए गए। ठीक है, तो ऊपर नाम लिखा हुआ है कि कौन से जो है वो जीन को इस्तेमाल, जैसे पहले टीसीएस के साथ है, दूसरी पिक्चर भी टीसीएस के साथ है, तीसरी पिक्चर अरेबिडोप्सिस जो रिस्पॉन्स फैक्टर जीन्स हैं उनके साथ है, ARR7 के साथ है, चौथी पिक्चर वो ली हुई है ARR15 यानी 15 के साथ है, और उसके बाद DRS GF प्रोटीन, ये यानी ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, उसकी ये पिक्चर है। अच्छा, इसमें जो है जो ऊपर वाली जो पिक्चर्स हैं, जो आपको जो ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, उनका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे वाली ही पिक्चर को एलेबोरेट करके दिखा, मतलब ज़्यादा जूम करके दिखाया हुआ है। नीचे जो पैटर्न है वो इतना क्लियर नहीं है, तो उनमें से फिर उसी पैटर्न को थोड़ा जूम करके दिखाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये मैं इसको ऑन कर लेती हूँ लेजर पॉइंटर को। तो ये हिस्सा ऊपर वाली पिक्चर का, ये हिस्सा नीचे वाले को ही जूम करके दिखाया है। ठीक है, इसी तरह ये है, इसी तरह ये है, इसी तरह ये है। अच्छा, जो ये नीचे है ये तो आपको नजर आ ही रहे होंगे, ये स्कीमेटिक डायग्राम है। ऊपर ओरिजिनल है पिक्चर्स, और नीचे वाली जो पिक्चर्स हैं ये स्कीमेटिक डायग्राम है, क्योंकि ओरिजिनल पिक्चर से इतनी ज़्यादा जो आप कहने के समझ नहीं आती, दैट इज़ वाई फिर स्कीमेटिक डायग्राम्स जो हैं वो ज़्यादा थोड़ा हमें आसानी फ्राहम करते हैं, जिससे हम अच्छे से ज़रा समझ लेते हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि जो पहले पिक्चर है उसमें हमने इन्हीं का पैटर्न देखना है, साइटोकाइनिन का रोल कहाँ कहाँ पे है, और जो जाहिर है कि जो पहली 2 पिक्चर्स हैं वो साइटोकाइनिन से रिलेटेड है, और जो लास्ट वाली 2 पिक्चर्स हैं ये रिलेटेड है उससे C एंड D जो है वो अरेबिडोप्सिस इनको जो कि रिस्पॉन्स फैक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों मिल के काम करते हैं। ठीक है, हमारा आइडिया ये है कि साइटोकाइनिन और जो ऑक्सिन्स हैं ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पिक्चर एक इसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द TCSF GFP, जो कि एक रिपोर्टर है साइटोकाइनिन का। उसको हम देखना चाह रहे हैं कि आया वो जब हम इसको एक्सप्रेस करवाते हैं GF के साथ, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन के साथ, तो हमें कहाँ ये नजर आती है। तो उसमें इंडिकेट कर रहा है कि ये आपको नजर आ रही है इन द हाइपोफाइसिस, और जो कि अर्ली ग्लोबुलर स्टेज का जो हिस्सा है, जो S है दिस स्टैंड्स फॉर सस्पेंसर एंड HY स्टैंड्स फॉर हाइपोफाइसिस। तो यहाँ पे एज यू कैन सी इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ है। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ग्रीन फ्लोरेसेंट जो आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है जहाँ पे, वो है ये हाइपोफाइसिस का ही हिस्सा है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा मौजूद है। सेकेंड डायग्राम में जो है वो डाउन रेगुलेशन की गई है इसी सेम जो आप कह रहे हैं TCS GFP के, और पहले में उसको एक्सप्रेस करवाया गया और दूसरे में उसको आप कह लें कि उसकी डाउन रेगुलेशन करवाई गई है, यानी कि वो ज़्यादा एक्सप्रेस ना हो। तो फिर उसमें देखें कि उसमें वो कह रहे हैं कि फिर भी एक्सप्रेशन तो आया है, यानी कि आपको साइटोकाइनिन तो मिल रहा है, लेकिन दिस टाइम जो साइटोकाइनिन है ये आपको बेसल सेल में जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जो अपर जो सेल है, जो कि बेसिकली ये दोनों सेल जो है ना ये हाइपोफाइसिस से ही बने हैं, ये हाइपोफाइसिस से ही 2 सेल बने हैं। नीचे वाले को हमने जो लाइट येलो कलर का उसको हमने कह दिया बेसल सेल, और जो ऊपर वाला सेल है दिस इज द लेंथ शेप सेल। तो लेंथ शेप सेल में साइटोकाइनिन जो है वो रिटेन्ड हुआ है, जबकि जो बेसल सेल है इसमें ये नहीं आया, मतलब उसमें उसकी क्वांटिटी नहीं देखी गई, और जो सस्पेंसर सेल है उसमें भी ये किसी हद तक जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है, नीचे जो सेंटर वाला एरिया है जो कि बेसल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ब्लैक है, लेकिन वो ग्रीन नहीं है। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो केस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें आपको पता है ये दोनों जो नेक्स्ट आने वाले डायग्राम्स हैं इनमें एक्सप्रेस करवाया गया है रिस्पॉन्स फैक्टर्स जीन्स को ऑक्सिन के। ठीक है, तो जो C है ये एक्सप्रेस करवा रहा है ARR7 को, और दिस इंडिकेट द हाईएस्ट इन द बेसल
सेल लाइनेज में इसकी क्वांटिटी जो है वो बेसल सेल में, ये सेंटर वाला जो ब्राउन कलर का आपको नजर है, इसमें ज़्यादा इसकी क्वांटिटी है। और जो डी डायग्राम है ये एक्सप्रेस करवा रही है पैटर्न ऑफ द ARR15 का, जो कि डिफरेंट जीन है। और यहाँ पे वो कर रहा है कि ये साइटोकाइनिन के रिस्पॉन्स को बिल्कुल ये आप कह लें कि सप्रेस कर सकती है, क्योंकि ये जीन्स जो है वो इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो रही है, और साइटोकाइनिन को बिल्कुल जो है वो उसको मास्क कर रहा है उसके फंक्शन को। ई जो है डायग्राम, इनमें DR5 को जो है वो GF के साथ, GF ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन के साथ जो वो लगाया हुआ है, जो कि एक्चुअली ऑक्सीजन के रिस्पॉन्सिव के तौर पे काम कर रहा है, रिस्पॉन्स फैक्टर्स जो हैं उनके डेरिवेटिव्स के तौर पे काम कर रहा है कि आया उनका एक्सप्रेशन जो है वो कैसे आता है। और बेसिकली ये तमाम सेक्शंस पैनल्स जो हैं दीज आर मैग्नीफाइड अंडरनीथ, और स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो नीचे हैं, और बाकी की एब्रिविएशंस जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट जो हमारा आप कह लें कि यहाँ तक हमारा रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो खत्म हो जाता है। इसमें हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन से जीन्स किन किन हार्मोन्स के साथ इंटरेक्ट करके और इसको बनाने में मदद देते हैं। इसके डिफरेंट जोन्स भी हमने देख ली, उन डिफरेंट सेल्स में जोन्स में जो है। फिर हमने एपिकल रीजन में उनके इनिशियल्स के बारे में भी बात कर लिया, क्रिस्टल सेल के भी बारे में बात कर ली, और फिर उनको कौन कौन सी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनके बारे में भी बात कर ली है। तो मेन टॉपिक आज का यही था। उसके अलावा एक छोटा सा टाइनी सा टॉपिक है जो कि है अबाउट द वेस्कुलर कैम्बियम, और जिस तरह हमने रूट एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा इसी तरीके से हम वेस्कुलर कैम्बियम को पढ़ेंगे, और फिर हमारे पास रह जाएगा शूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा होगा। तो वेस्कुलर कैम्बियम में हमारे पास जो है इसकी अगर आप पोजीशन देखें तो ये जैसे सैम और रैम टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं, तो ये टर्मिनल पोजीशन पे इनकी जो लोकेशन है वो तो नहीं होती, बट दिस रिप्रेजेंट द कैम्बियम which represent a very distinct meristem organization that extends along nearly all the entire length of the apical basal। तमाम regions में आपको जहाँ जहाँ vascular tissue होंगे वहाँ पे उनके सेंटर में जो है वो ये कैम्बियम जो है वो आपको मिलेगी, vascular कैम्बियम, क्योंकि इसने न्यू सेल्स को डिफ्रेंशिएट करवाना होता है, तो ये तमाम रीजन्स में जो है वो आपको मिलेगी। एंड दिस फंक्शन टू प्रोड्यूस द वास्कुलर टिश्यूज अलोंग द रेडियल एक्सिस। और आप जानते ही हैं अगर हम पेरिफेरल पोजीशन के हिसाब से बात करें तो इनसाइड ये जाइलम टिश्यू को देते हैं और आउटसाइड जो है ये फ्लोएम टिश्यूज को देंगे। मतलब अगर आप सेंट्रल पोजीशन कैम्बियल सेल्स ले लें तो इनसाइड यानी कि जो सेंटर ऑफ द स्टेम या रूट है वो मुश्तमिल होगा जाइलम टिश्यू पे, और आउटसाइड यानी कि टुवर्ड्स पेरिफेरी, टुवर्ड द आउटर रीजन एपिडर्मिस की तरफ जो हिस्सा होगा उस तरफ इनसे जो है वो फ्लोएम के सेल्स जो है वो इनिशिएट होते हैं। तो ये इनिशियल्स किस तरीके से मेंटेन करते हैं मेरिस्टेम्स में, इनमें कौन से जीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। अभी मैंने आपसे वॉक्स जीन्स की बात की थी, तो मैंने कहा था कि बाकी भी आपको नजर आएंगे। वास्कुलर कैम्बियम में भी इनका रोल आपको नजर आएगा, और इसी तरीके से सैम में भी आप इनको देखेंगे, लेकिन हो सकता है कि वैरायटी उसमें आ जाए थोड़ी बहुत। जैसे यहाँ वहाँ पे आपने वॉक्स 5 का जिक्र सुना था रूट एपिकल मेरिस्टेम में, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत वैरायटी आ सकती है, लेकिन ऑन द होल ये वास्कुलर कैम्बियम में इनका भी रोल है, वॉक्स का भी एंड नॉक्स का भी। ये दोनों ही आप कह लें कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की जो है वो जीन्स हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इनिशियल्स इन ऑल टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेम्स। एपिकल में जिसमें दोनों आ जाती हैं, रूट एंड शूट, और उसके अलावा ये जो है आपके पास वास्कुलर कैम्बियम में इनमें भी। सो एंड इंस्ट्रक्टिव कंपैरिजन जो है वो हाईलाइट करता है द सिमिलर मैकेनिज्म बिटवीन द मेरिस्टेम टाइप्स, जो कि वॉक्स जो है सेम तरह का जो मैकेनिज्म है उसको अडॉप्ट करता है सैम में भी और रैम में भी फॉर टू डू इट्स फंक्शन। लेकिन उसने कहा कि एज इन द अर्लियर डिस्कशन हमने देखा है कि द एक्टिविटीज ऑफ द इनिशियल ऑफ द बोथ सैम एंड रैम डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ द वॉक्स क्लास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिनमें जो वॉक्स BUS से मैंने आपको कहा था वैराइटीज में आएगी, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ मैं क्योंकि एक डायग्राम है जिसके लिए ये एसेंशियली रिक्वायर्ड है। तो सैम को जो स्पेसिफिकली जो वॉक्स जीन फैमिली के मेंबर जो इसको प्रमोट करते हैं उनको हम कहते हैं WUS वस प्रमोटर, और जो रैम को स्पेसिफिकली करते हैं वो अभी मैंने आपको बताया है वो है वॉक्स 5। ठीक है, इसी तरीके से जो इनको करेंगे इनका नाम है वॉक्स 4, जो वास्कुलर कैम्बियम को करते हैं वो है वॉक्स 4, और जो सैम है उनको मैंने आपको बताया WUS वस, और जो मैंने आपको बताया है कि रैम में करते हैं वो है वॉक्स 5। ठीक है, इन्हीं को आपने जो है वो
अपने जहन में रखना है, जो अगले डायग्राम में आपको समझाने जा रही हूँ उसके हिसाब से। इसके अलावा जो एक और चीज़ जो कि इस डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है वो है दिस इज अबाउट द स्मॉल रिलेटेड पेप्टाइड्स। रिलेटेड पेप्टाइड्स मतलब कि ये आपस में इनकी जो जो आप कह लें कि जो अमाइनो एसिड का पैटर्न है वो भी इनका मिलता जुलता है और इनका फंक्शन भी सेम है। फंक्शन क्या है कि ये जो मैंने अभी आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बताए ना, वस, वॉक्स4, वॉक्स5, ओवरऑल मैंने आपको वॉक्सीन फैमिली इनका नाम दिया, क्लास का नाम दिया है। इन तमाम को, ये तमाम भी इन टर्न आगे से जिन प्रोटीन्स की वजह से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं ये जीन्स, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि जो ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि इनको सुप्रेस कर सकती हैं या इनको एक्सप्रेस करवा सकती हैं ज़्यादा, ठीक है, रेगुलेशन के पर्पस में। तो वो जो प्रोटीन्स हैं उनको हम कह रहे हैं स्मॉल रिलेटेड प्रोटीन्स, और वो भी सैम में कुछ और हैं, रैम में कुछ और हैं, और वास्कुलर कैम्बियम में कुछ और है, ठीक है। तो ये हाईलाइट भी मैंने की हुई है, लेकिन मैं बेहतर समझूंगी कि मैं आपको डायरेक्टली जाके जो है वो डायग्राम से समझा दूंगी। तो दो तरह की चीज़ें आपने नोटिस करनी है, एक तो वो जीन जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाएंगे, जो कि मैं बार बार नाम ले रही हूँ, वस का, वॉक्स5 का, वॉक्स4 का, और दूसरे जो है आपने नोटिस करनी है स्मॉल रिलेटेड प्रोटीन्स जो कि इनको इन टर्न जो है वो रेगुलेट करती है। तो दिस वन इज द डायग्राम। पहली जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम की, दूसरी जो है वो रूट एपिकल मेरिस्टेम की है, और तीसरी जो है वो वास्कुलर कैम्बियम यानी कि प्रोकैम्बियम और कैम्बियम के बारे में है कि वो किस तरीके से। अच्छा, इनमें अब डायग्राम को भी समझ लीजिए। जो ऊपर वाली डायग्राम का पोर्शन है ये पूरे उस जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसके अंदर ये जो वस जीन है या वोक्स फैमिली के जीन्स हैं वो अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, ठीक है। तो जाहिर है कि शूट के केस में आपके पास लीफ के प्राइमोर्डिया है, और ये भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो शायद आपको फेमिलियर ना लग रहे हो, लेकिन शायद किसी और जगह पे आपने इसके बारे में पढ़ा हो। तो ये इसकी पेरिफेरल जोन्स हैं। सेंटर में सेंट्रल जोन ऑफ द स्टेम है, जिसके नीचे ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है जो कि डार्क ब्राउन कलर का जो है वो शो किया गया है, और इसके बिल्कुल नीचे जो है वो रिब जोन है। जब आपने मेरे ख्याल में पढ़ा होगा वो कौन सा टोनिका कॉपस थ्योरी, उनमें मेरे ख्याल है आपने इसका जिक्र पढ़ा होगा, यकीनन आप इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि टोनिका कॉपस थ्योरी जो है वो इन जोन्स की को लेकर जो है वो एक्सप्लेन होती है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, और रूट एपिकल मेरिस्टेम तो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। तो इनमें से हमने फोकस करना है क्यूसेंट सेल को, जो कि क्योंकि अभी हमने देखा ना कि जो बाकी इनिशियल्स हैं वो भी इसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल्स को ज़्यादा इन्होंने हाईलाइट कर दिया, लेकिन एक्चुअली हमारा फोकस जो है वो क्यूसेंट सेल पे है, क्यूसेंट सेंटर पे है। अच्छा, क्यूसेंट सेंटर जो है ये, और इधर से जो हमारा ये जो ब्राउन कलर का रिब जोन से ऊपर और सेंट्रल जोन से नीचे जो ये ब्राउन कलर का रीजन है, इन दोनों को ऑन द होल हम नाम देंगे ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का, और एब्रीवेट करेंगे ओसी से। और ओसी को ही मैंने यहाँ पे, मतलब ये ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का सेल ये वाला शूट का, और ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का सेल ये मैंने गलत, हाँ जी, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का सेल ये वाला, और यहाँ से ये गलत हो गया बेटा, ये एक्चुअली नीचे आना चाहिए था इसका, वेट अ मिनट, ये नीचे वाला है ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का सेल, यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो है उसका रूट का, और दिस सेल रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजिंग सेंटर यानी कि सेल ऑफ द शूट। तो ये आपस में कंपेयर करने हैं। और ये वास्कुलर कैम्बियम जो अभी आपको मैं दिखा रही थी, ये उसके सेल्स की बात हो रही है, जो कि दरमियान में होते हैं। एक तरफ वो जाइलम को देंगे और दूसरी तरफ जो है वो फ्लोएम के सेल्स को देंगे। तो ये वो वाले उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि हम पहले बात करेंगे इसके बारे में, शूट के बारे में। तो शूट के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसको वस जीन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन जीन फैमिली वॉक्स जीन फैमिली से बिलोंग करते हैं, वस जीन है। ऑर्गेनाइजिंग सेंटर यानी कि इस सेल में ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फेट ऑफ द अदर स्टेम सेल्स। अब अदर स्टेम सेल्स कौन से हैं? ये ऊपर सेंट्रल जोन के सेल, ये नीचे रिब जोन के सेल, ये इधर से लीफ प्राइमोर्डिया के सेल, जो इनके स्टेम सेल्स हैं, इसको ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये खुद किससे मुतासिर हो रहा है? खुद ये मुतासिर हो रहा है CLV1 और CLV2। ये वो प्रोटीन्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी, स्मॉल रिलेटेड प्रोटीन, जो कि शूट एपिकल मेरिस्टेम में वस को सप्रेस करेंगी और सप्रेस करके इसकी रेगुलेशन करेंगी। वो है CLV1 एंड CLV2। और ये प्रोटीन जो है ये एट द प्लाज्मा लेमा ऑफ द
ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का जो सेल है उसकी प्लाज्मा लेमा पे ये पाई जाती है, ठीक है। और बजाती खुद ये दो प्रोटीन्स जो हैं इन टर्न CLV3 इनके जरिए जो है ये इन्फ्लुएंस होती है, मतलब इनको एक्टिवेट करवाता है CLV3 और फिर ये एक्टिवेट होने के बाद ये सुप्रेस कर सकती हैं VUS को, और VUS जो है इन टर्न रिस्पॉन्सिबल है स्टेम सेल्स का। तो व्हाट डू यू थिंक कि कब जो शूट एपिकल मेरिस्टेम्स जो है वो बनेंगे, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो प्रोलिफरेट करेंगे जब वस्ट जो है ये एक्टिवेट होगा। वो कब एक्टिवेट होगा? जब CLV1 और CLV2 जो है ये एक्टिवेट ना हो, और वो इंटर्न किससे एक्टिवेट हो रही है? CLV3 से। मतलब वस के एक्टिवेट होने के लिए CLV1 CLV2 का इनएक्टिव होना जरूरी है। तो ये एक पैटर्न बन जाता है कि किस तरीके से वस और CLV स्मॉल रिलेटेड प्रोटीन्स जो है ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर सिग्नलिंग पाथवे के जरिए एक जो है वो इंटरेक्शन डेवलप करती हैं, और इस तरीके से इनमें जो है वो एक्सप्रेशन आता है फिर उसका। देन उसके बाद हम आ जाते हैं इसी पैटर्न पे हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग सेल था या ऑर्गेनाइजिंग सेंटर था उसको हमने नीचे लिखा, वो नीचे शो हुआ था। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो है वो ऊपर शो हुआ है, ठीक है। तो अगेन वहाँ पे जो जीन था वो वस था, यहाँ पे जो जीन है वो VUX5 है, ठीक है। और ये भी वो भी सुप्रेस हो रहा था, ये भी सुप्रेस हो रहा है। वो सुप्रेस हो रहा था CLV1 से, CLV2 से, ये सुप्रेस हो रहा है ACR4 से एंड CLE40 से। और ये दोनों प्रोटीन जो हैं these are present in the you can say the columella stem cells, और वहां से फिर ये मूव करके जाएंगी, डिफ्यूज होकर जाएंगी into the क्यूसेंट सेंटर सेल, और वहां पे जाके ये इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ब्लॉक करेंगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इसी में ही क्यूसेंट कोलोमेला स्टेम सेल्स में ही स्टेम सेल्स की जो फेट है वो डिटरमिन होगी, ठीक है। इसके अलावा ये डायरेक्टली ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं दीज ये इनमें से ये जो है CLE40 जो कि इसको एक्टिवेट कर रही है, और ये इन टर्न VUX को तो ये सुप्रेस कर ही रही है, लेकिन ये डायरेक्टली स्टेम सेल्स को भी सुप्रेशन कॉज कर सकती है विदाउट गोइंग थ्रू द वॉक्स जीन, ठीक है। उसके बगैर डायरेक्टली भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। अच्छा, और अगर ये ना हो, ये एक्टिवेट ना हो CLE40 के जरिए, तो फिर ये फ्री हो जाएगा तो क्यूसेंट सेंटर में ये एक्सप्रेस होगा। एक्सप्रेस होने के बाद इसकी जो प्रोटीन है वो स्टेम सेल्स जो कि कोलोमेला के स्टेम सेल्स को यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, तो उसको फिर ये आराम से जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं, और वो फिर फर्दर जो है वो प्रोलिफरेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और न्यू सेल्स जो हैं वो रूट सिस्टम के वो बना सकते हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे पास है वास्कुलर कैम्बियम के सेल्स या प्रोकैम्बियम के सेल्स। ऊपर वाला सेल जो है वो प्रोकैम्बियम को शो कर रहा है, ठीक है। जैसे वहाँ पे ये सेल था, जैसे यहाँ पे ये सेल था, तो ये प्रोकैम्बियम का सेल है, और नीचे वाला जो सेल है वो फ्लोएम का सेल है। फ्लोएम का सेल जिससे प्रोकैम्बियम के सेल से ही एक्चुअली फ्लोएम का सेल बना, ठीक है। तो फ्लोएम सेल से जैसे वहाँ पे ये प्रोटीन्स थी CLV3 CLE40, तो यहाँ पे भी CLE41 और CLE44, ठीक है। तो इनकी क्लास भी सेम है। CLE40 जो है वो रूट एपिकल मेरिस्टेम में रोल प्ले करती है, और CLE41 44 जो है ये प्रोकैम्बियम या वास्कुलर कैम्बियम में जो है अपने रोल प्ले करती हैं। प्रोड्यूस होती हैं ये फ्लोएम के सेल में, डिफ्यूज होकर जाएंगी इनटू द यू कैन से टू द प्रोकैम्बियम सेल, और वहां पर जाकर ये ट्रिगर करती हैं WOX4 के जीन को, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया सिग्नलिंग का, दोनों में ही, शूट में भी रूट में भी, वो सुप्रेस कर रही थी, जबकि यहाँ पे ये जो CLE41 है और 44 है ये ट्रिगर कर रही हैं, एक्सप्रेशन करवाने में मदद देंगी वॉक्स जीन को, जो कि फर्दर फिर डिसाइड करेगा कि आया जाइलम का सेल बनना है या जो डिवीजन करने के बाद जो है वो फ्लोएम का सेल जो है वो फर्दर बनना है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। और ये जो पिछली जो मैंने स्किप की है ये सारी इसी की डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि आगे मैंने आपको सारी समझा दी है। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी आपके फ़ौरन बाद जो है वो मेरी एक और मीटिंग है। सुबह से भी मैं काफ़ी सारी मीटिंग्स जो है वो शेड्यूल कर रही थी, तो अभी मैंने एक और मीटिंग भी कंडक्ट करवानी है। सो आज के लिए बस मैं इतना ही पढ़ा पाऊँगी, लेकिन मुझे पता है कि ये थोड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी और लेक्चर में इसको फिर कवर कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और फर्दर पढ़ाने का, ठीक है। यहाँ तक बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लें, अदरवाइज फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है जी। वैसे तो आपके नंबर रिड्यूस हो गए हैं, उससे तो लग रहा है कि आपको कुछ भी नहीं पूछना।